वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपके प्रारंभ बैच में। तो आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। तो फिर चलिए अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के जो हमारे सेशन की बिगिनिंग होने वाली है, सेशन दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिस पर हमारी लास्ट सेशन में बातचीत हो रही थी, एंड दैट वाज अबाउट दी हिटलर। हिटलर एंड नाजिज्म के बारे में हमारी बातचीत लास्ट सेशन में हो रही थी। सो अजय, भूमि, मिसवा, शिव, शौर्य, डिम्पल, भव्यांशी, सोनिका, हर्षल, श्रद्धा, रजनीश, मुस्कान, लीफ्जा, सूरज, श्रेया, प्रदीप, मानसी, पारुल, संजुल, चंचल, मनीषा, श्रेया, आम्रपाली, महक, सूरज, प्रमिला। सो यू ऑल हैव ज्वाइंड, ऑलराइट। चलिए, चूंकि आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और हमारा जो लास्ट सेशन में डिस्कशन चल रहा था दैट वाज अबाउट दी नाजिज्म एंड हिटलर। तो यहां पर अब हम लोग बात करेंगे टेरर ऑफ हिटलर के बारे में। टेरर ऑफ हिटलर। जब टेरर ऑफ हिटलर के बारे में बेटा हमारी बातचीत होती है तो सबसे पहला तो उसका जो इनिशिएटिव था दैट वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने यहां पर देखा था कि एक मिस्टीरियस फायर लगती है, मिस्टीरियस फायर इन जर्मन पार्लियामेंट, जिनको रेस्टेक कहा जाता है। जो जर्मन पार्लियामेंट है बेटा उसको रेस्टेक कहा जाता है। और जो रेस्टेक हुआ करता था वहां पर वो आग लगाता है और आग लगवाने के बाद टारगेटेड कम्युनिस्ट, and sent them to concentration camps, and sent them to concentration camps, और वहां भेजकर उसे जान से मार दिया जाता है। हाँ बेटा, एस मिसिंग है, थैंक यू सो मच। डिस्ट्रक्शन, ऑलराइट। दूसरा था, हाँ, डिस्ट्रक्शन के बारे में अब हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन में हमने देखा फॉरेन पॉलिसी। दूसरा क्या सिनेरियो रहा उसकी फॉरेन पॉलिसी। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं। उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक एक करके कई सारे एरियाज को कब्जा लिया। 1833 में, या सीधा 18, आप 36 पर आओ। 1836 में उसने राइनलैंड को रीऑक्यूपाई किया। रीऑक्यूपाइड राइनलैंड। अब आप कहेंगे कि सर ये राइनलैंड क्या है? ठीक है बेटा, ये मान लो है जर्मनी और ये है फ्रांस। ठीक है, तो अगर ये है बेटा जर्मनी और ये है फ्रांस, ये है जर्मनी और ये है फ्रांस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़े थे।
जर्मनी और फ्रांस के आपस में होने वाली लड़ाई की वजह से जर्मनी का ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को कहा जाता था राइनलैंड। ये वाला एरिया कहा जाता था राइनलैंड। राइनलैंड में यह कह दिया गया था नो मिलिट्री, कि यहां पर कोई मिलिट्री नहीं हो सकती। राइनलैंड में मिलिट्री रखने की मनाही की गई थी, ताकि यहां पर जो बॉर्डर है ना फ्रांस और जर्मनी का, इस बॉर्डर पर फ्रांस को खतरा ना हो। लेकिन हिटलर ने बेटा यहां पर 19 कर लो बच्चा, 18 गलती से हो गया है। 1936। तो उसने राइनलैंड वाले इस एरिया में, ठीक है, राइनलैंड वाले इस एरिया में उसने अपनी मिलिट्री को भेज दिया और उसने इसे रीऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, उसने इसे रीऑक्यूपाई कर लिया। अब यहां पर आप समझिए, ठीक है, 1936 में उसने राइनलैंड को रीऑक्यूपाई किया और 1938 में उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लिया। कैप्चर्ड ऑस्ट्रिया। यहां पर एक देश हुआ करता था बेटा ऑस्ट्रिया नाम का। तो यहां पर जो एक देश था बच्चा, जिस देश का नाम हुआ करता था ऑस्ट्रिया, उसने बेटा ऑस्ट्रिया कब्जा लिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया कब्जा लिया 1838 में या 1938 में। 1939 में आओ, कैप्चर्ड चेकोस्लोवाकिया। कैप्चर्ड चेकोस्लोवाकिया। बेटा उसने यहां पर फिर चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये चेकोस्लोवाकिया कहां था बेटा? यहां पर एक देश हुआ करता था बेटा, यहां पर एक देश हुआ करता था और इस देश का नाम हुआ करता था चेकोस्लोवाकिया। ये जो कंट्री थी बेटा, इस कंट्री का नाम हुआ करता था चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ये जो कंट्री है बेटा, इसका नाम चेकोस्लोवाकिया है। चेकोस्लोवाकिया का यहां पर मतलब समझो कि उसने, जर्मनी ने फिर चेकोस्लोवाकिया के ऊपर हमला करके चेकोस्लोवाकिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो वो आसपास का सारा एरिया कब्जाता जा रहा है बेटा। चेकोस्लोवाकिया के बाद बेटा यहां का जो एरिया है ना, वो पोलैंड कहा जाता था। तो ये जो एरिया होगा बच्चा, ये एरिया हुआ करता था बेटा पोलैंड। इस एरिया को क्या बुलाते थे? इस एरिया को बुलाते थे पोलैंड। और फिर क्या करता है जर्मनी? जर्मनी 39 में ही पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। 1939 के सितंबर में वो पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। सितंबर 1939 अटैक्ड पोलैंड। और जब उसने बेटा पोलैंड को अटैक किया ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। तो टेरर ऑफ हिटलर में आप देखो तो एक ओर तो उसने डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और दूसरी ओर उसने फॉरेन पॉलिसी में अपने आसपास के बहुत सारे एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, चलो यहां पर ये सारा आपने टेरर ऑफ हिटलर समझा। लेकिन हिटलर का जो असली टेरर था, दैट वाज किलिंग ऑफ ज्यूज। किलिंग ऑफ ज्यूज। उसने सबसे पहले तो ज्यूस लोगों को मारा, पोलैंड के लोगों को मारा, कमजोर जर्मन्स को मारा और जिप्सीज को मारा। जिप्सीज जो थे वो घुमंतू लोग थे। बताओ बेटा इतना क्लियर है? बताओ बेटा इतना क्लियर है?
क्लियर बेटा? ठीक है, ज्यूस। ऑलराइट, अब ये बात करते हैं किलिंग ऑफ ज्यूस। ज्यूस कौन है? ज्यूस कौन है? ज्यूस once lived in today's Israel. Jews once lived in today's Israel, migrated to the whole of Europe, and lost their country, lost their country, और वो अपनी कंट्री लूज कर जाते हैं। became stateless, अब उनका अपना कोई देश नहीं था। became stateless, settled in Germany in large number, settled in Germany large number। ये जर्मनी में बहुत बड़ी आबादी में बसे हुए थे। ठीक है, वो जर्मनी में बड़ी आबादी में बसे हुए थे। often referred as outsider, इनको अक्सर आउटसाइडर डिक्लेयर किया जाता था। एंड एंटी नेशनल, एंड एंटी नेशनल, इनको अक्सर जहां भी ये बसे हुए थे, उनको जहां कहीं पर भी ये बसे हुए थे, उन्हें आउटसाइडर और एंटी नेशनल कह के ब्लेम किया जाता था ज्यूस को। ठीक है, ब्लेम किया जाता था। जर्मनी defeated in World War I, Hitler blamed Jews for this defeat। हिटलर ने इस हार के लिए ज्यूस को रिस्पॉन्सिबल बताया। ज्यूस को क्यों रिस्पॉन्सिबल उसने बताया? क्योंकि ज्यूस वर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट इन गवर्नमेंट, क्योंकि ज्यूस बड़े नंबर में बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो सरकार में भी थे। तो हिटलर ने क्या बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी डिफीट का कारण ये ज्यूस है, और जब वो पावर में आया तो उसने ज्यूस को टारगेट करके मारना शुरू किया। When Hitler came in power, he declared Jews as inferior race
and killed them systematically. और उसने उनको सिस्टमैटिकली मारा। जब हिटलर पावर में आया तो उसने ज्यूस को इंफीरियर रेस डिक्लेयर किया, और ठीक है, इंफीरियर रेस डिक्लेयर किया और बहुत ही सिस्टमैटिकली उसने उनको मारना शुरू किया। वो मानता था कि जो जर्मन्स हैं वो सुपीरियर रेस हैं। वो मानता था कि जो जर्मन्स हैं वो सुपीरियर रेस हैं। वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी में बिलीव करता था। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी में बिलीव करता था। वो मानता था कि भूरे बालों वाले और नीली आंखों वाले जो जर्मन्स हैं वो आर्य हैं, वो सुपीरियर हैं, जबकि ज्यूस इन्फीरियर हैं। ज्यूस को वो एंटी रेस बताता था और आर्क एनिमी भी बताता था। वो मानता था कि जो ताकतवर होंगे वो जिंदा बचेंगे और जो ताकतवर नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। 1933 से 39 के बीच में नाजीज ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ज्यूस को सेग्रीगेट किया और उसके बाद ग्रेजुअली उन्हें गैस चैम्बर्स में ले जाकर मारा जाने लगा। वो क्या मानता था? वो मानता था कि ब्लोन्ड एंड ब्लू आइड जर्मन, blonde haired, blue eyed Germans are Aryans and superior race. And superior race. Jews are inferior. Jews are inferior. Anti-race and arch enemies. And arch enemies. ठीक है, आर्क एनिमीज। तो ये आपने देखा बेटा कि ब्लोन्ड और ब्लू आइड जर्मन्स आर्यंस हैं, वो सुपीरियर हैं, ज्यूस इंफीरियर हैं, एंटी रेस हैं और आर्क एनिमीज हैं। ठीक है, उसने ज्यूस को जब मारना शुरू किया ना बेटा, तो वो 3 फेजेस में उनको मारता है। 3 फेजेस में किलिंग होती है ज्यूस की। ज्यूस की किलिंग का जो स्टेज है ना, वो 3 फेजेस में गया है। किलिंग ऑफ ज्यूस, थ्री फेजेस, उसने 3 फेजेस में ज्यूस को मारा है। फेज 1, फेज 1 में बेटा उन्हें एक्सक्लूड किया गया है 1933 से 39। फेज ऑफ एक्सक्लूजन 1933 to 39। Stage 1, 1933 to 39। 1933 to 39 को एज ऑफ एक्सक्लूजन कहा गया। ठीक है, लिख लो।
डन। स्टेज 1 को कहा गया एक्सक्लूजन का एरा। केवल जर्मन एथनिसिटी के लोग ही जर्मन सिटीजन माने जाएंगे। ज्यूज जर्मन से शादी नहीं कर सकते, ज्यूज जर्मन्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं रख सकते, और ज्यूज नेशनल फ्लैग नहीं फहरा सकते। ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर सकते नेशनल फ्लैग। तो यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए उसमें क्या था? ओनली जर्मन एथनिसिटी जिसकी है वो ही जर्मन होंगे। दूसरा, जर्मन ज्यू मैरिज नहीं अलाउड होगी। तीसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कर लो, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। विद ज्यू नॉट अलाउड। यू कैन नॉट फ्लाई नेशनल फ्लैग। तो ज्यूज के ऊपर ये कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस पहले स्टेज में लगाए गए, और ये काम 1939 से 33 के बीच में किया गया। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 को हमने नाम दिया घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि घेटो का मतलब क्या होता है। घेटोआइजेशन में एक वर्ड है बेटा, घेटो। घेटो, घेटो वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये पूरा है जर्मनी। जर्मनी में यहां पर जगह जगह हर जगह जर्मन्स रहते हैं, हर जगह जर्मन्स रहते हैं, और इसी बीच में जर्मन्स के बीच में कहीं कहीं पर ज्यू भी रहते हैं, कहीं कहीं पर ज्यू भी रहते हैं। लेकिन जर्मन्स को यह बात पसंद नहीं है कि जर्मन्स के बीच में ज्यूस रहें। वो मानते हैं कि ज्यूस इंफीरियर हैं, बेकार लोग होते हैं, और उन्हें अलग रहना चाहिए। तो वो इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ जगहों जगहों पर ऐसे घेटो बनाते हैं। घेटो का मतलब होगा एक एरिया, एक एरिया। तो घेटो का होगा मतलब क्या होगा? घेटो का मतलब होगा स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। और वो क्या बोलेंगे कि सारे जो जर्मन्स हैं उनको इन्हीं घेटो वाले एरिया में, यानी कि छोटे एरियाज में आकर माइग्रेट करना होगा। वो हर जगह नहीं रह सकते, वो जहां कहीं पर भी हैं उन्हें पकड़कर इस घेटो में लेकर आया जाए, ताकि वो हर जगह ना रहें। उन्हें हर जगह से पकड़कर इन घेटोज में ले जाया गया, उन्हें हर जगह से पकड़ के इन घेटोज में ले जाया गया। तो घेटो क्या होता था? छोटा एरिया होता था, और ये जो छोटा सा एरिया होता था जिसे घेटो कहा जाता था, वो जर्मन्स जो थे उनसे ज्यूस को अलग करने के लिए इन घेटो में लेकर जाते थे। और जब वो इन्हें इन घेटोज में लेकर जाते थे तो यहां पर आसान हो जाता था इन्हें टॉर्चर करना, इन्हें मारना पीटना। तो जब भी किसी ज्यू फैमिली को देखा जाता था, उससे कहा क्या जाता था कि ज्यूस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे कहा गया पहले कि आप अपने ऊपर एक बैज पहनो, एक निशान, ताकि सबको पता चले कि कौन ज्यू है, कौन जर्मन है। तो जो भी ज्यूज हुआ करते थे उनके ऊपर उन सभी को एक ऐसे स्टार पहनने को कहा जाता था।
सभी ज्यूज अपने कपड़े के ऊपर एक स्टार पहना करते थे 1941 ऑनवर्ड्स। 1942-44 के बीच का ये सिस्टम है, और इसमें कहा गया था कि एक येलो कलर का स्टार वो पहनेंगे, और ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार है उस पर ये मार्क लगा होता था। इस मार्क से वो ये आइडेंटिफाई करते थे कि कौन ज्यू है कौन जर्मन है। सबसे पहले तो ज्यूस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, इसके लिए उनको एक येलो स्टार ऑफ डेविड पहनने को कहा जाता था अपने सामने, अपनी जो है चेस्ट के ऊपर, जिससे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद उनके घरों को स्टैंप किया जाता था, उनके पासपोर्ट्स पर यह मार्क लगा दिया जाता था, जिससे उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें टॉर्चर करना आसान हो जाता हो। ठीक है। नाउ उन्हें ज्यूइश हाउसेस में जर्मनी में जो है रखा जाता था। उनके घेटोज कई सारे शहरों में थे, जैसे कि लॉज में, वारसा में, इन सभी जगहों पर उनको बिठाया जाता था। वहां पर खाना नहीं दिया जाता था। हंगर, स्टारवेशन, बीमारी और हाइजीन की वजह से वो इन घेटोज में धीमे धीमे मर जाते थे, बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ। ठीक है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर वो घेटोइजेशन किया करते हैं, और जो घेटोइजेशन यहां पर होता है वो 1940 से 42 के बीच का दौर है, जिसको हम घेटोइजेशन कह रहे हैं। तो जो सेकंड फेज है ना बेटा, उसको घेटोइजेशन फेज कहा गया। घेटोइजेशन फेज। घेटोइजेशन फेज। और ये जो घेटोइजेशन फेज था ना, इसमें सबसे पहले तो क्या किया गया, आइडेंटिफिकेशन। और इस आइडेंटिफिकेशन को नाम दिया गया येलो स्टार ऑफ डेविड। येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन ज्यूस। इस येलो स्टार का इस्तेमाल हर जगह किया गया, उनके कपड़ों पर, उनके घरों पर, उनके पासपोर्ट्स पर, हर जगह पर इस येलो स्टार का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल घेटो। Jews were forced to leave their home and property, home and property, and to shift in these ghettos, और वो इन घेटोज में शिफ्ट हो जाएं। इन घेटोज में उनके पास खाना भी नहीं होता था। दे फेस्ड हंगर, स्टारवेशन, डिसीज, नो हाइजीन, कोई भी हाइजीन नहीं, नो हाइजीन, एंड ग्रेजुअली डाइड। और वो धीमे धीमे मरने लगे। स्टेज 2 में उनका जो घेटोइजेशन हुआ, उसमें बेटा वो धीमे धीमे मरने लगे। ठीक है। फिर आता है बेटा स्टेज 3। लिख लो, लिख लो बेटा।
बहुत अच्छा। अब आओ स्टेज 3। स्टेज 3 को कहा गया एनिहिलेशन। एनिहिलेशन भी 1941 ऑनवर्ड शुरू हो गया। ज्यूस को ज्यूइश हाउसेस में, कंसंट्रेशन कैंप में और घेटोज में रखा गया। उन्हें गुड ट्रेन से लाया जाता था। मास किलिंग की जाती थी विद इन मिनट, बहुत ही साइंटिफिक प्रिसिशन के साथ। ठीक है, यहां पर स्टेज 3 शुरू होता है। स्टेज 3। एनिहिलेशन फेज। नाइनटीन 1941 ऑनवर्ड्स। इसको आप फेज ऑफ मास किलिंग भी बुलाइए। फेज ऑफ मास किलिंग बुलाइए। ठीक है, और ये जो फेज ऑफ मास किलिंग है ना बेटा, फेज ऑफ मास किलिंग, Jews were shifted to ghettos, Jewish houses, concentration camps. Killed by suffocation और मास किलिंग। वो या तो उनको इकट्ठा करके सीधा शूट कर देते थे, या फिर वो उन्हें गैस चैम्बर्स में बंद करते थे और उसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस छोड़ देते थे, ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। उनकी सांस रुकती थी और उनकी बहुत बुरी मौत होती थी। उनकी बहुत ही बुरी मौत होती थी। ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे वर गेटिंग किल्ड। वो ये करते थे कि वो हस्बैंड्स और वाइफ्स को एक साथ बांधते थे और बांधकर उन्हें जान से मार देते थे। दिस इज हाउ दे वर किल्ड। उनकी नफरत ज्यूस को लेकर तो थी, लेकिन ये नफरत केवल ज्यूस को लेकर नहीं थी। पोलैंड पर जब उन्होंने हमला किया था, तो जो पॉलिश ओरिजिन के लोग थे वो उनको भी जान से मारते हैं। इसके अलावा कुछ घुमंतू लोग होते थे। जो घुमंतू लोग होते थे बेटा, उनको जिप्सी बुलाया जाता था। जिप्सी उन लोगों को बुलाया जाता था जो किसी एक जगह पर बसे नहीं होते थे। जिप्सी घुमंतू लोग होते थे। ये अक्सर रोमानिया, बुल्गारिया, इन एरियाज से आए हुए लोग होते थे। ये उनको भी मार देते थे। ये खाली उन्हें ही नहीं मारते थे, कोई भी ऐसा जर्मन आदमी जो बूढ़ा होता था, बीमार होता था, वो उन जर्मन्स को भी मार देते थे, ये बोलकर कि ये सोसाइटी के ऊपर बोझ हैं। उन्हें भी मार दिया जाता था। मतलब उन्होंने केवल ज्यूस को नहीं मारा बेटा, उन्होंने पोलैंड के लोगों को भी मारा। उन्होंने जो घुमंतू रेस हुआ करती थी, जिनको जिप्सी बुलाया जाता था, उन्हें भी मारा। और जर्मन्स जो कमजोर थे, बीमार थे, बूढ़े थे, इन्होंने उन्हें भी मारा। वो चाहते थे कि केवल स्ट्रॉन्ग जर्मन्स ही जिंदा बचें और बाकी सबको मार दिया जाए, बाकी सबको मार दिया जाए। उन्होंने जिन्हें मारा उनके अगर आप नंबर्स देखो, तो नंबर्स ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूस। मतलब उन्होंने 60 लाख ज्यूस को मारा।
प्लस 2 लाख जिप्सी, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पॉलिश, पॉलिश मतलब पोलैंड नाम के देश के लोग, प्लस 70,000 जर्मन, वो जो बूढ़े थे, कमजोर थे, उनको भी मार दिया गया, मार दिया गया। नाउ अब आप देखो तो मरने वाले लोगों की संख्या 60, 10, 70, 2, 72, 1, 73 लाख थी। वो लगभग 73 लाख लोगों को मार देता है, 73 लाख लोगों को। मुस्कान कहती हैं सर देन व्हाई नो वन गोज अगेंस्ट देम। बेटा पूरी दुनिया वॉज अगेंस्ट देम, पूरी दुनिया उनके खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, उन्हें डिफीट किया गया और मारा गया। अगर आपको लग रहा है कि वो इतनी ब्रुटैलिटी के साथ लोगों को मार रहे थे और कोई उनके खिलाफ नहीं था, उनके खिलाफ पूरी दुनिया थी, और उनके खिलाफ जो पूरी दुनिया थी वो पूरी दुनिया उनके खिलाफ लड़ भी रही थी और मार भी रही थी। और बाद में जर्मनी को डिफीट किया गया, जर्मनी को तबाह कर दिया गया, हिटलर ने सुसाइड कमिट किया, जो नाजी ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ केस चलाया गया और उन्हें फांसियों पर लटका दिया गया, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। दिस इज हाउ दे वर किल्ड। हिटलर और नाजीज को उनके कर्मों की सजा मिली, उन्होंने जिस ब्रुटैलिटी के साथ इनोसेंट्स को मारा था, बिल्कुल उसी ब्रुटैलिटी के साथ उन ज्यूज को चुन चुन कर मारा गया। एंड दिस इज हाउ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी डिफीट हुआ और इन जर्मन्स को मारा गया चुन चुनकर, उसके बाद जाकर यहां पर खत्म होता है हिटलर का आतंक। दैट वॉज द स्टोरी ऑफ हिटलर। लिख लो बेटा, लीफ जा लिख लो, ये भी लिख लो, कोई बात नहीं है। कर्मा रिटर्न्स, बिल्कुल शिवराज, कर्मा रिटर्न्स। लिख लो यार, 2 लाइन है, क्या पूछ रहे हो? लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो। थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करो बच्चों। आपको आपका बुद्धि दिमाग कह रहा है लिख लो, छोटे बच्चे हो क्या? मतलब क्या 6th 7th की क्लास में हो कि सर लिख लें, सर ना लिखें, सर क्या करें, सर लिखें कि ना लिखें, सर पढ़ें कि ना पढ़ें, सर खाना खाएं कि ना खाएं, सर जिंदा रहें कि ना रहें, सांस लें कि ना लें? सर आप बोलो तो सांस लें, नहीं तो नहीं लें। अरे इतना क्या है भाई, अपना दिमाग लगाओ, लगता है लिखना है तो लिख लो, लगता है नहीं लिखना है मत लिखो। डन, ऑलराइट। अब हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 7, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। चैप्टर 7, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। हाँ, चैप्टर 7 को जब आप पढ़ते हैं
तो आपको ऐसा फील होता है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का कम और मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर ज़्यादा है। इसमें फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ट्राइब्स, इनके बारे में बात है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत खास नहीं है। जो बातें थोड़ी बहुत आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी भी, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री की नहीं लगेंगी, वो भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लगेगा। ठीक है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का लगेगा। तो नहीं, इस चैप्टर का नोट्स नहीं बनाना है। डोंट मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। मुझे बस एक बात बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि जब मैं कोई बात एक बार बता देता हूं एकदम क्लियरली, जैसे ये चैप्टर है, इसका नोट्स नहीं बनाना है, इसको बस हम ऐसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इस चैप्टर का कंटेंट हमारे सिलेबस से बहुत मैच नहीं करता है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद भी कुछ लोग लगे रहेंगे चैट बॉक्स में, सर नहीं लिखना, सर नहीं लिखना, सर नहीं लिखना, ऐसे ऐसे करके। सुन लिया करो बेटा, एक बार में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा, सुन लिया करो, एक ही बार में सुन लिया करो। सर टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? हो जाएगा बेटा, जैसा आदेश करो, आदेश करो, चेंज कर देंगे, परसों से चेंज कर देंगे। वर्ल्ड वॉर टू का क्या हुआ बेटा? बच्चा हुआ वर्ल्ड वॉर टू को, वर्ल्ड वॉर टू को बच्चा हुआ बेटा, दो बच्चे हुए वर्ल्ड वॉर टू को। एक का नाम था यूएसए, दूसरे का नाम था यूएसएसआर, और दोनों बच्चे आपस में बाद में लड़ गए। ठीक है, दो बच्चे हुए बेटा वर्ल्ड वॉर को। वर्ल्ड वॉर को क्या हुआ? ठीक है, हाँ, चलो यहां पर अब हम चैप्टर नंबर 7 को शुरू कर रहे हैं, लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज नाम के टॉपिक को हम पढ़ेंगे किसके थ्रू? आपकी बुक के थ्रू। ठीक है, लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, ये है चैप्टर नंबर 7, लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। इस चैप्टर को हम थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू लेंगे, और इसका जो ओवरव्यू लेंगे हम, उस चीज को यहां पे आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, आप इसको समझ जाओगे। तो ये पेज नंबर 142 से स्टार्ट होता है, हमारे सिलेबस से सीधे सीधे तो नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये हमारे सिलेबस से सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम इस बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी जरूर लेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, लाइवलीहुड सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। अब यहां पर जो कंटेंट आपको पढ़ोगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री का कम और आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लार्जली अपनी जो बातें हैं वो बता रहे हैं। बट ठीक है, एक ओवरव्यू लेने में कोई बुराई नहीं है बेटा, एक ओवरव्यू लेने में बुराई नहीं है। एक ओवरव्यू लेने में बुराई नहीं है। तो आइए एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का, लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, होप आपको ये चैप्टर विजिबल है। ठीक है, चलिए लाइवलीहुड सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, लाइवलीहुड सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज नाम की इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखो बेटा, समझो, इस चैप्टर में
हम जंगलों में रहने वाले लोगों का और उन लोगों का जो कैटल्स की ग्रेजिंग करते हैं, जो कैटल्स की ग्रेजिंग करते हैं, हम उनके बारे में यहां पर पढ़ेंगे। आज वो जंगलों में रहने वाले लोग, कैटल ग्रेजर्स, हमारे और आपके बीच में रहते हैं। ठीक है, हमारे और आपके बीच में रहते हैं, लेकिन वो पहले कैसे रहते थे? ठीक है, वो पहले कैसे रहते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी ग्रोथ कैसे हुई, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस सेशन में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फॉरेस्ट सोसाइटीज की और कॉलोनियलिज्म की। फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म, बेटा जब हम फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट सोसाइटीज एंड कॉलोनियलिज्म, हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट वर्क? हैव अ लुक, हैव अ लुक। चीजें जैसे कि काली मिर्च, फर्नीचर, डाई, स्पाइसेस, तेंदू के पत्ते जिनसे बीड़ी बनती है, गम जो कि पेड़ों से निकलता है, हनी, कॉफी, टी, रबर, साल ट्री से निकलने वाला एक तरीके का तेल, टैनिम जो कि एक तरीके का एसिड है और वो पेड़ों से निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लेदर बनाने में करते हैं। कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली हर्ब्स, यानी कि दवाइयाँ। ठीक है, कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली दवाइयाँ, हम उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो करते रहे हैं, हम उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए करते रहे। वो अपनी लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए ये सारा काम करते रहे। फिर क्या होता है बेटा, यहां पर आप देखो, 500 से ज्यादा तरीके की प्लांट स्पीसीज हमें सिर्फ एक ही जंगल के एक पैच में मिल जाएगा, जो अमेजोन फॉरेस्ट में है या वेस्टर्न घाट्स में है। तो अमेजोन फॉरेस्ट या फिर वेस्टर्न घाट का जो एरिया है बेटा, वहां पर एक बहुत छोटे से एरिया में आपको 500 से ज्यादा स्पीसीज मिल जाएंगी। लेकिन बेटा जब दुनिया के अलग अलग देशों में अंग्रेजों का जाना हुआ, तो अंग्रेजों ने वहां के जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने वहां के जंगलों को काटना शुरू किया, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। सन 1700 से लेकर 1995 के बीच में, यानी कि लगभग 200 साल के पीरियड में, उन्होंने 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्लीन कर दिया, यानी कि काट दिया। और उन्होंने जो 13.9 किलोमीटर का ये एरिया क्लीन किया या फिर काटा, वो अप्रॉक्स दुनिया का 10% फॉरेस्ट लैंड था। फॉरेस्ट लैंड जो 10% का था, वो यहां पर था। ठीक है, 10% का यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड जो है वो हम देख पा रहे हैं। 10% का फॉरेस्ट लैंड हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने काट दिया। उनकी इंडस्ट्रियल नीड के लिए जब जंगलों को काटा गया, तो इससे वहां पर रहने वाली जो इंडिजिनियस आबादी थी, स्पेसिफिकली ट्राइब्स आप कह सकते हो या फॉरेस्ट ड्वेलर्स आप कह सकते हो, उनको बेटा बहुत लॉस हुआ। उन्हें बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ और उस लॉस के चलते चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। उस लॉस के चलते चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ठीक है, नाउ ठीक है, उस लॉस के चलते चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई। हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का काट दिया जाना।
डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काट दिया जाना, और जंगलों को काटे जाने को लेकर हम उसे ऐसे परसीव करते थे या फिर देखते थे जैसे हम्म, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, खाने की डिमांड बढ़ने लगी, और खाने की डिमांड बढ़ने की वजह से किसानों ने जंगलों को काटना शुरू किया। जंगलों को काटने को, ठीक है, हमने जंगलों को काटने को अच्छे तौर पर देखा जाने लगा। मतलब जंगलों को काटा जाना अच्छा माने जाने लगा, क्योंकि जंगल अगर आप काट रहे हो ना, इफ यू आर कटिंग फॉरेस्ट, तो इससे हो क्या रहा है, यू आर इंप्रूविंग, यू आर स्प्रेडिंग द फॉरेस्ट लैंड, यू आर कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड। तो अगर एग्रीकल्चर की जो जमीन है वो इंप्रूव हो रही है, तो इससे लोगों के लिए ज्यादा खाना होगा। सन 1600 में इंडिया की लगभग 1/6 लैंड मास के ऊपर ही कल्टीवेशन होता था। मतलब बहुत कम एरिया पर कल्टीवेशन होता था, बाकी सारे इंडिया में जंगल हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि आज भारत की आधी जमीन पर एग्रीकल्चर होता है, और केवल आधी जमीन से कम पर भी आपको जंगल देखने को मिलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जंगल धीमे धीमे कम होते गए, जंगलों को काटा गया। ब्रिटिशर्स ने अपने समय में कमर्शियल क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया। कमर्शियल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स थी जिनको खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सर पीछे देख ही नहीं रहे हैं बेटा, सर ही करवा रहे हैं जो हो रहा है, समझ रहे हो ना। आपको लग रहा है कि मेरी स्क्रीन पर पीछे कुछ चल रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे पता चल रहा है बेटा, वो मैं ही करवा रहा था। मैं थोड़ी सी आपके सिस्टम की सेटिंग चेंज करवा रहा था ताकि आपको बुक की बेटर विजिबिलिटी मिले। ठीक है, तो डोंट वरी, आई एम वेल अवेयर कि मेरे बैकग्राउंड में स्क्रीन पे क्या चल रहा है। दिस इज मी हु इज मेकिंग इट डन, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू कवर इट। बस आप इसको प्यार से समझते रहो। हाँ, तो अब देखो, उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इनहेंस किया। कमर्शियल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं बेटा जिन क्रॉप्स को हम खाते नहीं हैं बल्कि हम उन्हें कल्टीवेट करते हैं ताकि हम उन्हें बेच सकें। जैसे बेटा इंडिगो, इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जिससे नीला रंग निकलता है। तो क्या नीला रंग खा लोगे? कॉटन और जूट, तो क्या कॉटन और जूट खाओगे बेटा? वो खाओगे तो नहीं। सुगर केन, गन्ना, कितना जो है गन्ना खाओगे आप? गन्ना खा तो नहीं पाओगे, आप गन्ना खा तो नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत खा लोगे, पेट तो नहीं भरेगा। तो जैसे गन्ना हो गया, सुगर केन हो गया, व्हीट चलो ठीक है, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब कैश क्रॉप्स होती हैं बेटा। और ये जो कैश क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो कैश क्रॉप्स होती हैं, इनको हम लोग बेचने के लिए कल्टीवेट करते हैं, ना कि खाने के लिए। ठीक है, अब देखो, इनको अंग्रेजों ने जब प्रमोट करना शुरू किया तो फॉरेस्ट लैंड को अनप्रोडक्टिव माना जाने लगा। ये माना जाने लगा कि जो जंगल की जमीन होती है वो अनप्रोडक्टिव होती है, फॉरेस्ट लैंड जो है वो अनप्रोडक्टिव होता है। और यही कारण था कि धीमे धीमे बहुत बड़े नंबर में जंगलों को काटा गया। जंगलों को काटने के लिए बेटा एक स्लीपर्स का इस्तेमाल ट्रैक्स पर किया जा रहा था। उसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने रेल की पटरी देखी होगी। आप सभी लोग ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे, तो आप सभी लोगों ने रेल की पटरी देखी होगी। और जब आप सभी लोगों ने रेल की पटरी देखी होगी, जब आप सभी लोगों ने बेटा रेल की पटरी देखी होगी, तो आप सभी लोगों ने रेलवे ट्रैक पर स्लीपर्स भी देखे होंगे। स्लीपर्स क्या होते हैं बेटा? आपने रेल की पटरी अगर देखी तो आपने कुछ चीजों को और भी देखा, जाना और समझा। जैसे बेटा रेल की पटरी होती है, जैसे बेटा रेल की पटरी होती है, तो जो रेल की पटरी होती है ना बेटा, जो रेल की पटरी होती है उसके बीच में आपने देखा होगा स्लीपर्स होते हैं।
स्लीपर्स किस तरीके के होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ स्लीपर्स आर देयर? देखो, ऐसे रेल की पटरी होती है, ऐसे रेल की पटरी होती है, उसमें ऐसे ऐसे वर्टिकल डंडे लगाए गए होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट, यू मस्ट हैव सीन दैट। तो रेल की पटरियों में, जैसे जो ऐसे रेल की पटरी है, उस रेल की पटरी में ऐसे 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 डंडे लगे होते हैं, और वो जो डंडे लगे होते हैं ना, उनको स्लीपर कहा जाता है। दो रेल की पटरियों के बीच में लगे हुए इन डंडों को स्लीपर कहा जाता है। और वो जो स्लीपर होता है ना बेटा, वो पहले, आज तो देखो बच्चे, वो सीमेंट का बनता है, लेकिन पहले वो सीमेंट का नहीं बनता था, पहले वो लकड़ी का बनता था। और लकड़ी का जो स्लीपर होता था, उसके चक्कर में उसी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे लैडर होता है, सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी के बीच का जो डंडा होता है ना, उसको स्लीपर कहा जाता है। तो वो जो हॉरिजॉन्टल स्लीपर्स होते हैं, लकड़ियां होती हैं, उन्हीं के ऊपर ट्रेन चलती थी। तो आज तो वो स्लीपर बेटा हम लोग सीमेंट का बना के डाल देते हैं, लेकिन पहले वो जो स्लीपर हुआ करते थे वो लकड़ी के होते थे। उसके चक्कर में बेटा बहुत पेड़ काटे जाते थे, बहुत ज्यादा पेड़। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो ना कि 1 मील, लगभग 1 मील अगर आपको रेलवे ट्रैक बिछाना हो, तो 1 मील का रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए आपको लगभग 2000 स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी। मतलब 1 मील के रेलवे में 2000 स्लीपर लकड़ियों के लगेंगे, तब 1 मील ये लकड़ी का जो लट वो है, या आप लैडर नुमा जो एक स्ट्रक्चर है, वो आपकी रेल की पटरी को बिछाएगा। तो इसके चक्कर में बहुत पेड़ काटा गया बेटा, बहुत ही ज्यादा पेड़ काटे गए। फिर हमने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत की। उनको ऐसा लगा कि जो हम इतना पेड़ काट रहे हैं ना, इससे तो एक समय जंगल खत्म हो जाएगा, एक समय जंगल खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जब जंगल खत्म हो जाएगा? तो अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, अंग्रेजों ने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया, जिसका नाम डेट्रिक ब्रैंडिस था। तो डेट्रिक ब्रैंडिस नाम का जो जर्मन एक्सपर्ट आता है, वो इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बना। उसको बोला गया कि यहां का जंगल तो खत्म हो जाएगा, और जब यहां का जंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोगों को फिर लकड़ी कैसे मिलेगी? तो उनको बड़ी टेंशन हो गई। तो उन्होंने इसको बोला, जर्मन एक्सपर्ट को, डेट्रिक ब्रैंडिस को, कि भाई तुम बताओ कि हम क्या करें, कैसे करें कि लकड़ी खत्म ना हो। तो उसने एक नया सिस्टम डेवलप किया। उसने बोला कि हम जहां पेड़ काट रहे हैं ना, वहां पे नया पेड़ लगा दें। तो उसने कमर्शियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत करी। ठीक है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री में उसने क्या बोला कि हम एक लाइन से पेड़ लगाएंगे। जैसे देखो यहां पर एक लाइन से पेड़ लगाया हुआ है ना, तो उसने बोला कि जिस भी जमीन पर हम पेड़ों को काट रहे हैं, वहां पर हम फिर से पेड़ लगा देंगे। तो जब ये हम एक लाइन से पेड़ लगाएंगे, तो बाद में 25-30 साल में ये पेड़ फिर से काटने लायक हो जाएंगे। तो हम कई सारे एरियाज में पेड़ों को काटते चलें और नए पेड़ों को लगाते चलें। तो हम 25-30 साल में जब बाकी के जगहों के जंगल काट लेंगे ना, तो पीछे से ये जंगल तैयार हुए रहेंगे। तो हम इनको फिर से काट लेंगे, और फिर से काट के हम फिर से नया जंगल लगा देंगे। तो वो जो प्लांटेशन फॉरेस्ट्री उसने बोला, उस प्लांटेशन फॉरेस्ट्री को देखो, शुरू में तो काफी साइंटिफिक माना गया। हालांकि आज इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को पसंद नहीं किया जाता है, कहा जाता है गलत तरीका है, फॉरेस्ट नेचुरली उगने चाहिए। इसी के आधार पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को 1864 में तैयार किया गया, और 1865 में बेटा इसी को आधार बनाकर यहां पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 शुरू किया गया। फॉरेस्ट को इंडिया में और इंप्रूव किया जाए, ताकि उनको जंगल में लकड़ी की कमी ना पड़े, लकड़ी की कमी ना पड़े। इस चक्कर में उन लोगों ने यहां पर इंडियन जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाया। जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया बेटा, वो बनाया गया 1906 में देहरादून में। और देहरादून में जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसको इसी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को डेवलप करने का काम दिया गया। आज इसे स्ट्रेट रो प्लांटेशन कहा जाता है, और हम इसे बहुत साइंटिफिक नहीं मानते। जो जो यहां पर आप देख रहे हो, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 रहा। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 को 1878 में भी अमेंड किया गया, और 1927 में भी अमेंड किया गया। 1878 में फॉरेस्ट एक्ट को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इसके बेसिस पे जंगलों को, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट।
ठीक है। तो विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट को सबसे कोर फॉरेस्ट माना गया, और जंगल में ठीक है, जो गांव के लोग थे उनके ऊपर मनाही लगा दी गई। कहते तो ये थे कि हम जंगल बचा रहे हैं, लेकिन जंगल बचाने के नाम पर उन्होंने जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्हें ही जंगल काटने से रोक दिया गया। अब जब उन्होंने जंगल काटने से रोक दिया तो भाई जंगल में रहने वाले लोग अब क्या करें, क्या करें, नौकरी छोड़ दें अपनी जंगल में रहने वाले लोग। तो इसका जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। विलेजेस ये चाहते थे कि जो उनकी डिफरेंट नीड्स हैं उनको भी ये जंगल पूरा करते रहें। भाई उन्हीं जंगलों से तो उनका पूरी जिंदगी चलती थी, उन्हीं पत्तों से वो बर्तन बना लेते थे, उन्हीं लकड़ियों से वो घर बना लेते थे। और जब अंग्रेजों ने उन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को ही जंगल काटने से रोक दिया तब वो क्या करें बेटा, उनकी तो जिंदगी ही खतरे में आ गई। फॉरेस्ट एरिया में जो लोग होते थे वो जंगलों में पेड़ों के रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स और ट्यूबर्स की मदद से अपनी जिंदगी चलाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इन जंगलों को काटने पर मनाही लगा दी, और जब ये मनाही लग गई तो उनकी जिंदगी आ गई बेटा खतरे में। और उनको लगा कि अब वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। जंगलों से बेटा वो लकड़ियों से फेंसेस बनाते थे, बास्केट अम्ब्रेला बनाते थे, वो उसके अलावा पोर्टेबल वाटर बॉटल बना लेते थे, वो रस्सी बना लेते थे पेड़ों से। लेकिन यहां तो अब कुछ नहीं बन पा रहा था। अंग्रेजों के फॉरेस्ट एक्ट ने उन्हें जंगल काटने पर मना कर दिया, और जब जंगल काटने पर उनको मना कर दिया गया तो बेटा बात बिगड़ गई। फिर हमने क्या देखा कि फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन को भी अफेक्ट किया। अब फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया बेटा, हमने देखा बेटा एक कल्टीवेशन का टाइप होता है जिसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन कल्टीवेशन भी कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्वीडन कल्टीवेशन क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका लगभग सभी देशों में इसको फॉलो किया जाता है। अब देखो कहां पर इसे क्या कहा जाता है और कहां पर कौन सी ट्राइब इसका इस्तेमाल करती है, इस चीज को तो यहां पर बताना सही नहीं होगा। हाँ, तो क्योंकि वो बहुत डीप हो जाएगा, हमारे इतना काम का है नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हमारे काम की नहीं है। इंडिया में इसका जो एक नाम है वो था स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर मनस्विनी शर्मा ने, हाँ मानस विनय शर्मा ने इसको बताया है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब हम जंगल में जाते थे और एक जमीन वाले एरिया पे लकड़ियों को काट देते थे और वहां पर हम एग्रीकल्चर करते थे, और एग्रीकल्चर को करके और फिर जब वहां से क्रॉप्स कलेक्ट कर लेते थे तो हम फिर से उस जमीन को छोड़कर कहीं और चले जाते थे। सो दिस वाज द टेक्निक यूज्ड। इस टेक्निक का वहां पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में हमने क्या देखा कि इस कल्टीवेशन में वो जगह जगह पर एक जगह पे जब वो कल्टीवेशन कर लेते थे, झूम कल्टीवेशन कर लेते थे, तो फिर वो दूसरी जगह झूम कल्टीवेशन करने जाते थे, उसी जगह पे नहीं रुकते थे। अब इसके चक्कर में जंगलों का एरिया वो काटते थे, जंगल साफ करते थे, और जब वो जंगल साफ करते थे तो इस बात से अंग्रेजों को होने लगी दिक्कत। अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो गलत तरीका है एग्रीकल्चर करने का, आप स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन बंद करो। आप ऐसा करोगे तो जंगल कटेगा, जंगल कटेगा, तुम काट लोगे तो हम कैसे काटेंगे। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा वहां बवाल और विवाद होने लगा। फिर देखो एक प्रॉब्लम बेटा हंटिंग में आई। हंटिंग एक कस्टमरी प्रैक्टिस थी, हिरन और बाकी के एनिमल्स को लोग हंट किया करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि कानून बना के एनिमल्स को हंट करने पर रोक लगा दी, और हमने क्या देखा कि हंटिंग को उन्होंने एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया। इंडिया में टाइगर्स की हंटिंग और बाकी एनिमल्स की जो हंटिंग रही है वो राजा महाराजा लोगों का एक हंटिंग गेम रहा है। जब अंग्रेज यहां पर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि इंडियंस तो बड़े सेवेज लोग हैं, ये तो एनिमल्स को मार देते हैं, और ब्रिटिशर्स ने कहा कि वो तो हमको बताएंगे कि अच्छे भले लोग कैसे होते हैं। इस चक्कर में हमने क्या देखा कि वो जो है, हाँ हम्म, उन्होंने क्या देखा कि शुरू में तो उन्होंने एनिमल्स की किलिंग को डिस्करेज किया। ठीक है, ठीक है, डिस्करेज किया। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने इनकरेज भी किया। उन्होंने एनिमल्स को मारने पर इनाम भी रखा। लगभग 80,000 टाइगर्स, 1.5 लाख लेपर्ड्स, 2 लाख वॉल्व्स
रिवॉर्ड पीरियड में मारे गए, अंग्रेज इनाम देते थे इनको मारने पर। जो महाराजा ऑफ सरगुजा हैं, उन्होंने अकेले 1157 टाइगर्स को मारा था, 2000 लेपर्ड्स को मारा था 1957 तक। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले ने 400 टाइगर्स मारे थे। और इन टाइगर्स को मारने पर ये लोग ऐसे देखते थे कि जैसे, ठीक है, जैसे वो इस चीज को प्राइड की तरह देखते थे, इस चीज को वो प्राइड की तरह देखा करते थे। इस चक्कर में बहुत सारे एनिमल्स मारे गए। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। नए ट्रेड्स, नए एम्प्लॉयमेंट और नई सर्विसेज की शुरुआत होती है। हमने देखा कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलों का कंट्रोल ले लिया तो कई सारी कम्युनिटीज ने अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था उसको छोड़ दिया। ये केवल इंडिया में नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के लगभग सभी जगहों पर ऐसा हुआ कि जंगलों में रहने वाले लोगों ने जंगलों में रहने वाले जो अपने करने वाले काम थे वो काम छोड़ दिए। भारत में मेडवल पीरियड के बाद हमने देखा कि जो आदिवासी कम्युनिटीज थी, जो हाथी हुआ करते थे, वो उनको बेचने लग गई, जैसे हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क, इन सबको बेचने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। जबकि शुरू में वो जंगलों में रहकर ही अपनी लाइफ चलाते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद गवर्नमेंट ने ट्रेड को पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया। ग्रेजिंग और हंटिंग जो लोकल लोग किया करते थे जंगलों में, जो उनका हमेशा से राइट हुआ करता था बेटा, ठीक है, जो राइट हुआ करता था, उस चीज को भी यहां पर बंद कर दिया गया। ग्रेजिंग और हंटिंग लोकल लोगों की रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। और कई सारी ट्राइब्स को तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब भी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब भी डिक्लेयर कर दिया और ये बोल दिया कि भाई ये तो क्राइम ही करते हैं। कई सारी फॉरेस्ट कम्युनिटीज इंडिया में थी, जैसे कि संथाल और ओरोन्स हुआ करते थे झारखंड, और गोंड हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के। उन लोगों को टी प्लांटेशन में रिक्रूट कर लिया गया, क्योंकि वो लोग जंगलों में जो अपना काम था उसको लगभग छोड़ चुके थे बेटा। अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारे जंगलों में इंटरवीन किया, उस इंटरवेंशन के चलते बेटा हमारे जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। और जो ट्राइबल लोगों का रिवोल्ट था बेटा, वो अंग्रेजों को बहुत भारी पड़ा। जैसे हमने देखा बच्चा कि सिद्धू और कान्हू नाम के दो ट्राइबल लीडर थे जो संथाल परगना में रहते थे। उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा नाम के लीडर हुआ करते थे बेटा, उन्होंने रिवोल्ट किया। उन्हें लोग धरती अप्पा बुलाते थे। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो आंध्र प्रदेश में रिवोल्ट करते थे। अल्लूरी सीताराम राजू ये वही हैं बेटा जिनके ऊपर RRR मूवी बनाई गई है। जो RRR मूवी बनाई गई थी ना बेटा, वो अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर ही बनाई गई थी, जो कि एक ट्राइबल लीडर हुआ करते थे। फिर आओ झारखंड का जो बस्तर रीजन है, या मान लो छत्तीसगढ़ का ये रीजन पड़ेगा, तो बस्तर जो कि आपको छत्तीसगढ़ के प्लेन में मिलेगा। इसके अलावा ये बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा, महाराष्ट्र के साथ। ये काफी खास रीजन बन गया आने वाले समय में। 1947 में हमने क्या देखा कि जो बस्तर किंगडम था उसे कांकेर किंगडम के साथ मर्ज कर दिया गया, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट को फाइनली हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। 1998 में बस्तर रीजन फिर से कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा में डिवाइड हो गया। छत्तीसगढ़ में यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी ये बहुत हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज आज तक फेस कर रही हैं। कई सारी कम्युनिटीज हैं, जैसे मारिया और मुरिया गोंड्स हैं, जैसे कि धुरवाज हैं, भातराज हैं या हलबाज हैं। ये कई सारी कम्युनिटीज हैं जो बस्तर में रहा करती हैं। बस्तर के जो लोग हैं उनका हर गांव, ठीक है, उनका ये मानना है दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ। वो मानते थे कि हर गांव को भगवान की ओर से कुछ जमीन दी गई है। इन रिटर्न वो अर्थ को देखते हैं और उन्हें ऑफरिंग्स देते हैं एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में। वो मानते थे कि भगवान ने हर गांव को कुछ जमीन दी है और उसके बदले में वो भगवान की पूजा करते हैं, उनको ऑफरिंग्स देते हैं, और वो जमीन कोई उनसे छीन नहीं सकता। जो बस्तर के लोग होते थे वो रिवर को, फॉरेस्ट को और माउंटेन्स को बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। वो उन्हीं में रहते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो अपनी बाउंड्रीज जानते थे, वो जानते थे कि उन्हें जंगलों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। ठीक है, अगर गांव के लोग जंगल से कुछ लकड़ी लेना चाहते हैं दूसरे गांव के, तो एक छोटी सी फीस पे कर दिया करते थे। उसे देवसारी, दांड या फिर मान कहा जाता था। मतलब हर गांव का अपना फिक्स एरिया होता था और वो उसी फिक्स एरिया में रहा करते थे बेटा। और जब कभी भी
उन्हें किसी दूसरे गांव के को किसी सामान की जरूरत होती थी तो वो अक्सर उनको एक छोटी सी फीस देकर उसके बाद काम किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए बेटा तो चीजें बदल गई, लोगों के मन में डर आ गया। अंग्रेजों ने क्या किया कि 1905 तक लगभग 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट की तरह अपने आप के लिए रिजर्व कर दिया। अब वहां पर बस्तर में रहने वाले लोगों को ना तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलाउड था, ना हंटिंग और ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना। कुछ विलेजेस को जंगलों के रहने के लिए अलाउ तो किया गया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्सर पेड़ों को काटकर वहां से ले जाते थे। ठीक है, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती गई। जो अदर विलेजेस के लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया बिना किसी नोटिस या फिर कॉम्पनसेशन के। बहुत लंबे समय तक जो गांव के लोग थे वो अंग्रेजों की इन पॉलिसीज से सफर करते रहे और दिन ब दिन बातें बिगड़ती रही। जहां कहीं पर भी उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया तो ब्रिटिशर्स ने ट्रूप्स को सेंड करके यानी कि सोल्जर्स को भेजकर इस प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया। उन्होंने जब भी ट्राइबल्स ने अपने पुराने राइट्स की मांग की तो विलेजेस में लोगों को पब्लिकली फ्लॉक किया गया यानी कि कोड़े लगाए गए या फिर उन्हें पनिश किया गया। ब्रिटिशर्स ने बस्तर रीजन के इस एरिया को जल्दी ही वापस से अपने कंट्रोल में ले लिया। 1970s तक वर्ल्ड बैंक ने 4600 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट को प्रपोज किया कि हम रिप्लेस करेंगे ट्रॉपिकल पाइन से, ताकि वहां पे रहने वाले लोगों को कुछ अलग मींस ऑफ लाइवलीहुड मिले। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, तो जावा का फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बेटा हमारे काम का एग्जैक्टली है नहीं। और जो सामिन्स चैलेंज है, अब जावा का देखो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे काम का बिल्कुल नहीं है बेटा। ठीक है, और हाँ ये बल्कि हम लोग देखते हैं बेटा पास्चुरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। नोमैड बेटा वो लोग होते हैं जो किसी एक जगह पे नहीं रहते बल्कि यहां से वहां घूमते रहते हैं। इंडिया में एक नोमैडिक पास्चुरलिज्म फॉलो किया गया है। ठीक है, नोमैडिक पास्चुरलिज्म में लोग अपने कैटल्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि पास्चुरल नोमैडिज्म एक तरीके की जिंदगी है जो कई सारे हिली और ड्राई रीजन के लिए बहुत परफेक्ट है और इस तरीके से रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पहाड़ों में रहते थे। पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेटा बहुत मुश्किल होती है। आप थोड़े समय के लिए शिमला मनाली में जाते हैं और मजे करके 3 दिन आ जाते हैं और आप कहते हैं माउंटेन इज कॉलिंग। बेटा माउंटेन इज नॉट कॉलिंग यू, यू आर अननेसेसरली गोइंग देयर। और 3 दिन जाके माउंटेन इज कॉलिंग करके घूम के आ जाते हो, बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर आप वहां पर रहने लग जाओ ना, तब आपको पता चलेगा कि माउंटेन में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है बेटा। ऐसे ही माउंटेन्स में रहने वाली एक ट्राइब है जिसे गुज्जर बकरवाल कहा गया। ये जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं बेटा। ये 19वीं सेंचुरी तक माइग्रेट करते रहे जम्मू और कश्मीर के रीजन में। ये अपनी कैटल्स के लिए घास यानी कि पास्चर लैंड ढूंढते थे, तो किसी भी एक एरिया में बहुत ही कम समय के लिए रहते थे। विंटर्स में जब माउंटेन्स के ऊपर के रीजन में सर्दियां बढ़ जाती थी और वो बर्फ से ढकने लग जाते थे तो वो नीचे की ओर आ जाते थे, नीचे की ओर आ जाते थे। वो अक्सर ग्रुप्स में चलते थे और उनके ग्रुप्स को बेटा काफिला कहा जाता था। वो पीर पंजाल के पासेस को क्रॉस करते थे वैली ऑफ कश्मीर में आने के लिए। सर्दियों में ये नीचे आ जाते थे जबकि गर्मियों में ये ऊपर की ओर माउंटेन्स में चले जाते थे। यही इनकी लाइफ थी बेटा। ऐसे ही गद्दी शेफर्ड्स हिमाचल प्रदेश में हुआ करते थे बेटा, और इनकी भी जिंदगी लगभग ऐसी ही थी। और वैसे ही गुज्जर हर्डर्स गाहड़वाल और कुमायूं के एरिया में हुआ करते थे बेटा। ये लोग भी नोमैड्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और घूमते थे। ढांगर्स महाराष्ट्र में, इनकी आबादी तो बेटा काफी ज्यादा थी, लगभग 4.5 लाख के आसपास बेटा महाराष्ट्र में ढांगर्स रहा करते थे। मतलब पास्चुरलिस्ट यानी कि घुमंतू लोग, नोमैड्स, केवल पहाड़ों में नहीं रहते थे बेटा, वो प्लेन्स में भी रहते थे। और प्लेन्स में आपको महाराष्ट्र में ढांगर्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको गुल्लाज, कुरमाज और कुरबाज कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रीजन में मिलेंगे। ये वो लोग हैं बेटा जो प्लेन्स में रहते हैं और नोमैड्स की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। बंजारास यानी कि इस तरीके के घुमंतू लोग बेटा
आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी मिलेंगे। तो बंजारास बेटा आपको इन रीजन्स में मिलेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही बेटा आपको राजस्थान के डिजर्ट में रैकाज मिलेंगे। ये जो रैकाज हैं बेटा राजस्थान के डिजर्ट्स के, ये भी एक जगह पे स्टे नहीं करते बेटा, बल्कि ये वहां से यहां घूमते रहते हैं और अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। ठीक है। कॉलोनियल रूल और पास्चुरल लाइफ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इनकी जिंदगी में काफी ज्यादा इंटरवेंशन करना शुरू किया। मिड 19th सेंचुरी तक कई सारे फॉरेस्ट लॉज बनाए गए और इन फॉरेस्ट लॉज के तहत जंगलों को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। और यहां तक कि जो पास्चुरलिस्ट थे उनको भी इन जंगलों में अलाउ नहीं किया जाता था। मतलब बेटा जो पास्चुरलिस्ट होते थे ना, जो जंगलों में फ्रीली घूमते थे, अपनी कैटल्स को घास खिलाते थे, उन्हें भी अब इस पर रोक लगा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। जिंदगी मुश्किल होती रही। ये जो फॉरेस्ट एक्ट थे, इन्होंने कैटल्स के लिए ग्रेजिंग के लिए घास लेने तक पर मनाही कर दी। अब ये जो पास्चुरलिस्ट थे उनके पास अपनी कैटल्स के लिए ग्रासेस अवेलेबल नहीं थी। चीजें बिगड़ने लगी। मैं आपको एक और बात बताता हूं बेटा, ब्रिटिश ऑफिसर्स अक्सर इन नोमैडिक लोगों को लेकर सस्पिशियस रहते थे। वो मानते थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है। अंग्रेजों ने तो एक कानून तक बना डाला, उसे 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बुलाया जाता है। इस कानून के तहत कई सारी कम्युनिटीज जो क्राफ्ट्समैन की थी, ट्रेडर्स की थी, पास्चुरलिस्ट की थी, उनको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया और यह कहा गया कि ये बाई बर्थ और नेचर क्रिमिनल होते हैं। ऐसा करके वो इनके फॉरेस्ट राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। चीजें बिगड़ती रही। अब जो अंग्रेजों ने चेंजेस किए, जो पास्चुरलिस्ट लोग थे यानी कि घुमंतू लोग थे, उनका इस पर रिएक्शन क्या था बेटा? पास्चुरलिस्ट लोगों ने अपनी कैटल्स के नंबर्स को रिड्यूस किया, क्योंकि अब उनके पास बड़ी कैटल्स को फीड करने के लिए पास्चर लैंड नहीं था। 1947 तक एग्जाम्पल के तौर पे रैकास के पास, जो कि सिंध में वो मूव किया करते थे अपनी कैटल्स को ग्रेज करने के लिए, वो सिंध में जाना बंद कर देते हैं। उन्होंने अपना जो मूवमेंट था वो बंद कर दिया, बल्कि वो सिंध की बजाय, ठीक है, वो सिंध की बजाय यहां पर पाकिस्तान के रीजन में आने लगे। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलती है पास्चुरलिज्म में। पास्चुरलिज्म इन अफ्रीका इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अफ्रीका में जो पास्चुरलिस्ट थे वो किस तरीके से रहा करते थे बेटा, वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और सभी लोगों को इस पर इक्वल इफेक्ट तो नहीं देखने को मिला था। तो लास्ट में बेटा एक कॉलम है पास्चुरलिस्ट इन अफ्रीका एंड इंडिया के पास्चुरलिज्म और वहां की एक दो ट्राइब्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया। अफ्रीका का पास्चुरलिज्म इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो जस्ट लीव इट। और हमने इस चैप्टर का एक बेसिक सा ओवरव्यू बता दिया है। ठीक है। नाउ यू कैन हैव अ लुक कि इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर के बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Rise of nationalism in Europe will be the next topic. And thank you so much for being and having patience. आज आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस दिखाया था और आई बिलीव कि आज किसी ने बहुत ज़्यादा क्लास में इनडिसिप्लिन नहीं दिखाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल कि आप लोग क्लास में डिसिप्लिन रहे और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लास का फर्स्ट हाफ भी पढ़ा, सेकेंड हाफ भी पढ़ा। तो क्लास में डिसिप्लिन बना रहता है, आप सभी लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। टीचर को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। डिसरिस्पेक्टिंग लगता है कई बार, आप पढ़ा रहे हो, लोग बात कर रहे हैं तो, लेकिन जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, मतलब अगर आप मुझसे ही बात कर रहे हो केवल ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती। किसी और से बात करते हैं तो फिर डिसरिस्पेक्टिंग लगता है। बट थैंक यू सो मच फॉर टुडे कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, कॉन्सेंट्रेट किया, एक क्विक रीडिंग ली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 8 आपका नेक्स्ट सेशन में होगा, प्रोबेबली मंडे को। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू यू ऑल। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।